हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक विद्या। आज है 16 जून। तो चलिए आज के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखो, पहली न्यूज़ है बीएफएसआई सेक्टर के बारे में, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है। देखो, इंडियाज बीएफएसआई सेक्टर इज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक टू मेनी डिफरेंट रूल्स, वीक बॉन्ड मार्केट्स एंड अनरेगुलेटेड फाइनेंस कंपनीज। ठीक है। दीज प्रॉब्लम्स कुड हर्ट इंडियाज लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सो रिफॉर्म्स आर नीडेड। देखो, अभी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया की जो बीएफएसआई सेक्टर है, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए हैं, जिसके वजह से ये सेक्टर अपने फुल कैपेसिटी पे ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो इसे फुल कैपेसिटी पे ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें रिफॉर्म्स करने होंगे इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को काइंड ऑफ सिमिलर बनाना पड़ेगा, जिसके वजह से ये अपने फुल कैपेसिटी पे ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है। अब देखो, व्हाट इज बीएफएसआई एंड व्हाट इज इट्स स्टेटस। देखो, बीएफएसआई इंक्लूड्स बैंक्स, इंश्योरेंस, एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फिनटेक एप्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारी चीज़ें बीएफएसआई में आती हैं। ठीक है। देखो, 20 साल में बीएफएसआई सेक्टर की काफ़ी ग्रोथ हुई है। बीएफएसआई मार्केट वैल्यू ग्रू 50 टाइम्स फ्रॉम 1.8 लाख करोड़ इन 2005 टू 91 लाख करोड़ इन 2025। ठीक है। 2005 में जिसकी वैल्यू थी 8.1 लाख करोड़, वो 2025 में 91 लाख करोड़ हो चुकी है। पर देखो, ये जो ग्रोथ है ना, ये बैंक्स के वजह से होनी चाहिए थे ज़्यादातर। ठीक है। लेकिन ये ग्रोथ हुई है हमारे एनबीएफसीज और फिनटेक्स के कारण। ठीक है। एनबीएफसीज लाइक पेटीएम एंड फोन पे, दे आर ग्रोइंग फास्टर। बैंक्स आर नो लॉन्गर द ओनली बिग प्लेयर्स। ठीक है। देखो, बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर ग्रोथ करना है। ठीक है। और हमें क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज़ करना है कि हमें पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को ही टारगेट करते हुए ग्रोथ करना है। ठीक है। हमें पुअर सेक्शंस तक पैसे पहुंचाने हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? अभी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है बैंक्स, क्योंकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर सेटअप किए जा चुके हैं। ठीक है। गवर्नमेंट का रोल है। ठीक है। एनबीएफसीज, फिनटेक्स, खास करके फिनटेक, इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है। ठीक है। फिनटेक ऐप से अगर आज किसी को लोन चाहिए तो बहुत कम पेपर वर्क करके वो ले सकता है। कम पेपर वर्क करके ले सकता है। व्हाट डज इट मीन? कि ये बहुत रिस्की है। सरकार ने बोला कि तुम्हें गरीबों तक पैसे पहुंचाने हैं। ठीक है। पेपर वर्क कम है, तो क्या एविडेंस है कि फिनटेक ऐप्स ने वो पैसे गरीबों तक ही पहुंचाए? क्योंकि पेपर वर्क तो बहुत कम रहा। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। टुडे बीएफएसआई सेक्टर गिव्स 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ इंडिया टॉप 50 कंपनीज। इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उसमें से BFSI sector is giving 1/3 of the profit. ओके। देखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है इसमें। ठीक है। बहुत सारे रूल्स बना दिए गए हैं, टू मेनी रूल्स। आरबीआई, सेबी, IRDAI, ठीक है, ऑल हैव सेपरेट रूल्स। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन फॉर कंपनीज। ठीक है। अलग अलग रूल्स है सारे के लिए, तो कंपनीज को भी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। सिमिलर रूल्स रहेंगे तो कंपनीज भी फुल कैपेसिटी में और ये बीएफएसआई सेक्टर्स भी फुल कैपेसिटी पे काम कर पाएंगे। ओके। अभी देखो, और क्या है कि बॉन्ड मार्केट बहुत वीक है। अगर किसी कंपनी को पैसे उठाने हैं मार्केट से, ठीक है, तो उन्हें दूसरी कंपनी से अगर पैसे लेने हैं, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म, तो वो बॉन्ड्स का यूज़ कम कर सकते हैं। मतलब क्योंकि वीक है, दैट इज वाई बॉन्ड्स का यूज़ कम किया जाता है और वो कंपनी सिर्फ बैंक्स पे ही डिपेंडेंट है। तो बॉन्ड मार्केट को भी अच्छा करना है। हिडन ओनरशिप है। आज क्या हो गया है कि कंपनीज लोग रन कर रहे हैं, ठीक है, पर किसी और के नाम पर कर रहे हैं। जो रियल ओनर है उसका नाम ही हिडन रखा जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। चौथा है लो इंश्योरेंस यूज़। ठीक है। ओनली 4.2% ऑफ द जीडीपी गोज टू इंश्योरेंस। ठीक है। हमें इंश्योरेंस सेक्टर को और ग्रो करना है। ठीक है। द इंडियन स्टिल लैक प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगर इंश्योरेंस सही से होगा, इसमें हमें क्या करना होगा? जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना होगा। ओके। बैड लोन्स, एनपीएस। बैड लोन्स क्या हो गए कि किसी ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ, वो काफ़ी टाइम तक अगर वो पैसे पे नहीं कर पाया, ठीक है, देन दैट बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। ठीक है। बैंक्स को पैसे उसे देने पड़ेंगे, सॉरी, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी बन जाती है एंड फिर उसके एसेट्स को सेल करके वो सारी चीज़ें करनी पड़ते हैं। तो वो बैड लोन्स है। बैड लोन्स आरंट पेड बैक, बैंक स्पेशली गवर्नमेंट वन सफ़र। तो बैड लोन्स की वजह से बैंक्स और गवर्नमेंट दोनों सफ़र करती है। ओके। शैडो बैंकिंग रिस्क। NBFCs lend money like banks but with fewer rules. This is a risky
एंड कैन कॉज फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। शैडो बैंकिंग रूल, एनबीएफसीज बहुत कम पेपर वर्क में ही सैंक्शंस कर देती हैं चीज़ें, लोन्स एक्सेट्रा, ठीक है, जो मैंने बताया। ऑनलाइन फ्रॉड विथ मोर डिजिटल पेमेंट साइबर क्राइम इज राइजिंग, ठीक है। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। ओवर 1.35 लाख फिशिंग केसेस इन बीएफएसआई सेक्टर ऑकर्ड इन 2024, ठीक है। तो कल मैंने बताया था कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया इंटरपोल के थ्रू, ऑपरेशन सिक्योर, जिसमें 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया भी था, वियतनाम भी था। बहुत सारे इलीगल सर्वर्स को टेक डाउन किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो कुछ कमिटीज़ बैठी थी, कमिटीज़ का गठन हुआ था फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, उसको देख लेते हैं। बैंक्स के लिए नरसिम्हन कमेटी बैठी थी, ठीक है। कौन सी कमेटी बैठी थी? नरसिम्हन के लिए, नरसिम्हन कमेटी बैठी थी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। फिनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए रघुराम राजन बैठी थी, ठीक है। ओवरऑल सिस्टम में रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है। एसी शाह कमेटी बैठी थी एनबीएफसीज के लिए, एनबीएफसीज के लिए रूल्स बनाए गए थे। रंगराजन कमेटी बैठी थी किस चीज़ के लिए? एनबीएफसीज बैंकिंग को टेक करने के लिए, ठीक है। एनबीएफसीज को टेक करने के लिए, बैंकिंग को टेक करने के लिए। नचिकेत मोर कमेटी बैठी थी फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए, कि हर सेक्शन के पास, ठीक है, मतलब भारत के गरीब तबके के पास भी बैंक अकाउंट हो, जिससे सरकार अगर उन्हें पैसे भेजना चाहे तो डायरेक्ट भेज सकती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब क्या किया जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। पहले तो बॉन्ड मार्केट को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ठीक है, हमने देखा, ठीक है। हिडन ओनरशिप, केवाईसी को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, ठीक है, जो मैंने बोला कि रियल ओनर्स कोई और होते हैं पर कंपनी को एक्चुअली रन कोई और कर रहा होता है, ठीक है। एनबीएफसीज को और प्रॉपरली रन करने की ज़रूरत है। मोर कॉमन सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑल होने चाहिए, ठीक है। सेबी, आरबीआई, ओके, इन सारे के लिए सिमिलर सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। फिक्स कोड्स हैंडलिंग बैड लोन्स, ठीक है। बैड लोन्स को हैंडल करने के लिए कोड्स फिक्स कर देने चाहिए जिससे टाइम कंजम्पशन कम हो, ठीक है। प्रमोट सिंपल एंड चीप इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लेना इसको सिंपल बनाना चाहिए, ठीक है, और ये चीप होना चाहिए, तब तो लोग लेंगे, ओके। यूज़ एआई टू फाइट साइबर फ्रॉड्स, ठीक है। साइबर फ्रॉड से फाइट करने के लिए हमें एआई को यूज़ करना पड़ेगा, ओके। अब देखो ये एक पीवाईक्यू है 2021 का, इसको देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। पहले दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ठीक है। दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज राइट, ओके। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं ये गलत है, इक्विटी शेयर्स नहीं इशू कर सकता है, ओके। दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966, ठीक है, दिस इज राइट, ओके। सो करेक्ट आंसर हियर इज सी 1 and 3, ठीक है। देखो मूविंग अहेड, अब देखो इमरजेंसी को लेकर ये बात है, ठीक है। 12 जून 1975, ठीक है, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि इंदिरा गांधी की 1971 वाली इलेक्शन इनवैलिड है, ठीक है। और ये केस का नाम क्या था? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस। दिस लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन 25 जून 1975 विच लास्टेड टिल मार्च 1977, ठीक है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इंदिरा गांधी मैडम आपकी जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है, ठीक है, तो सीट वेकेंट करना पड़ेगा, ओके। केस का नाम क्या था? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस, ठीक है। और इसी के बाद इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। एक्चुअली डिक्लेयर कौन करता है नेशनल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ठीक है। अब की केस क्या है? ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। देखो, राजनारायण अक्यूज्ड इंदिरा गांधी ऑफ यूजिंग गवर्नमेंट मशीनरी एंड पब्लिक फंड्स टू विन इलेक्शंस। राजनारायण जी का एलिगेशन था कि इंदिरा गांधी जी ने पब्लिक फंड्स और गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया है इलेक्शन को जीतने के लिए। हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, हाई कोर्ट ने पाया इंदिरा गांधी जी को गिल्टी। हर इलेक्शन वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, उनकी इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था एंड शी वॉज डिस्क्वालीफाइड, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील किया इंदिरा गांधी जी ने और उसी वक्त नेशनल इमरजेंसी भी लगा दिया गया 25 जून को, ओके। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। किस ग्राउंड्स पे लगाया जाता है? ओके, कब कब नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है? ठीक है, वॉर के केस में लगाया जा सकता है,
एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगाया जा सकता है और आर्म्ड रेबिलियन के केस में लगाया जा सकता है। ठीक है, इसे अमेंडमेंट के थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबिलियन से रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, ओके, व्हाट हैपेंड? कुछ तो हो गया है। ओके, हैंग हो गया, आई डोंट नो। ठीक है, तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है डिक्लेयर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, ओके, देखो अब कुछ की अमेंडमेंट्स है इसमें, ये देख लेते हैं। 38th अमेंडमेंट 1975 में हुआ था, मेड इमरजेंसी डिक्लेरेशन बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू के बाहर रख दिया गया था। ठीक है, 38th अमेंडमेंट के थ्रू। फिर 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, इमरजेंसी कुड बी अप्लाइड ओनली टू पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के कुछ पार्ट्स में ही इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, 44th अमेंडमेंट के तहत ही इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबिलियन से रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू को वापस ले आया गया था कि ठीक है भाई, इमरजेंसी अगर लग रहा है तो आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स क्या है। ठीक है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ। ठीक है, पहले 2 मंथ था। प्रेसिडेंट जी ने इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा में इसे 1 महीने के अंदर अप्रूवल मिलना चाहिए फॉर द नेशनल इमरजेंसी टू कंटिन्यू। ठीक है, कैन कंटिन्यू फॉर 6 months एट अ टाइम, अनलिमिटेड एक्सटेंशन अलाउड। ठीक है, एक बार में 6 महीने तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, किसी भी वक्त इसको रिवोक कर दिया जा सकता है, किसी भी वक्त हटा दिया जा सकता है। एंड लोकसभा कैन फोर्स रिवोकेशन वाया रेजोल्यूशन विथ 1/10 ऑफ द मेंबर नोटिस। ठीक है, पहले तो देखो इसको अप्रूवल चाहिए, इसके अप्रूवल दोनों हाउस से मिलने चाहिए। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, सॉरी, राज्यसभा। ठीक है, दोनों से इसको अप्रूवल मिलने चाहिए। और पर अगर लोकसभा चाहे, ठीक है, तो लोकसभा के 1/10 मेंबर नोटिस सबमिट करके इसे रिवोक करवा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा। मिनर्वा मिल्स केस था 1980 में, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इमरजेंसी कैन बी कैंसल्ड चैलेंज्ड इफ इट इज आर्बिट्री और मैलाफाइड। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट के तहत 44th अमेंडमेंट के तहत इसे जुडिशियल रिव्यू में ले ही आया गया था। ठीक है, और मिनर्वा मिल्स केस में बोला कि इसे चैलेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, पहला सेंटर स्टेट रिलेशन में इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा फिनेंशियल रिलेशंस में इम्पैक्ट पड़ता है, फिर टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर्स में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या होता है कि सेंटर उस वक्त स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, जो काम स्टेट खुद से कर रहे होते हैं पहले, अब नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद सेंटर उन्हें डायरेक्शंस देते हैं कि ऐसे काम करो, ये चीज़ें करो। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, उस वक्त पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में भी लॉज बना सकते हैं। ठीक है, 3 लिस्ट होता है। ठीक है, सेंटर लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ठीक है, ये 3 लिस्ट होते हैं। अब प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स में ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है, और ऑर्डिनेंस को अप्रूवल लेने होते हैं जब वापस से असेंबली बैठती है। ठीक है, सेंटर कैन अल्टर फंड डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्स, अब जिस रेशियो में नेशनल इमरजेंसी लगने से पहले स्टेट्स को पैसे जा रहे थे, सेंटर उसे अल्टर कर सकती है। वैलिड टिल फाइनेंशियल ईयर एंड्स आफ्टर इमरजेंसी एंड्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कब तक वैलिड होता है? जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गया उसके बाद तक, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तब तक। ठीक है, अब टेन्योर क्या है? कैन बी एक्सटेंडेड 1 year एट ए टाइम। ठीक है, लोकसभा और असेंबलीज को 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम एक्सटेंशन 6 months अलाउड है इमरजेंसी खत्म होने के बाद। ओके, अब देखो आर्टिकल 358 जब लगता है तो आर्टिकल 19 राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ओनली फॉर वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, ओके, आर्टिकल 359 जब लगता है तो सारे फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21 सस्पेंड कर दिए जाते हैं बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर।
ठीक है, और ये किसी भी इमरजेंसी पे लगाया जा सकता है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, अभी देखो एक क्वेश्चन है 2022 का PYQ है। ओके, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर इसमें से कौन से हैं? ठीक है, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, हमने अभी देखा कि रेटिफिकेशन के लिए कौन कौन चाहिए, लोकसभा भी चाहिए एंड राज्यसभा भी चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों चाहिए। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर हियर इज 2। ओके, 2 ओनली। ओके, अब देखो डीप सी एक्सप्लोरेशन के बारे में ये न्यूज़ है। ओके, डीप सी एक्सप्लोरेशन। ओके, देखो एक रीसेंट स्टडी से पता चला है कि 99.99% ऑफ द अर्थ्स डीप सी फ्लोर, जो 200 मीटर के बाद के आते हैं, ठीक है, रिमेन्स विजुअली अनएक्सप्लोर्ड। ठीक है, हमने ओशन को एक्सप्लोर तो किया है, लेकिन 200 मीटर डेप्थ के बाद, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाती है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, वहाँ पर हमने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है, तो ये 99.999%, ठीक है, 99.999% ऑफ द अर्थ डीप सी फ्लोर इज अनएक्सप्लोर्ड। ओवर 97% ऑफ द एक्सप्लोरेशन वर कंडक्टेड बाय जस्ट 5 कंट्रीज। और इस एक्सप्लोरेशन को सिर्फ 5 कंट्रीज ने किया है। किन्होंने किया है? USA, जापान, न्यूजीलैंड, फ्रांस और जर्मनी। इन कंट्रीज ने ही किया है। अब देखो डीप सी ओशन के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। डीप सी ओशन क्या हो गया? ओशन दैट इज बिलो 200 मीटर डेप्थ, जहां पर ना सनलाइट आ रहा है ना फोटोसिंथेसिस होता है। 200 मीटर के बाद ओशन में ना सनलाइट पहुंचती है ना फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, वहां का एवरेज टेम्परेचर क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेशर कितना है? 40 to 110 टाइम्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 40 to 110 टाइम्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पर। ओके, मेसोपेलागिक जोन जो 200 मीटर से 1000 मीटर तक होता है, ठीक है, होल्ड्स 90% ऑफ द ग्लोबल फिश बायोमास। ठीक है, वहां पर फिश भी होते हैं, ग्रिल भी होते हैं, स्क्विड भी होते हैं। ठीक है, लाइफ थ्राइव्स डिस्पाइट न्यूट्रिएंट स्कार्सिटी एंड डार्कनेस। ठीक है, देखो मेसोपेलागिक जोन 200 मीटर से 1000 मीटर डेप्थ में आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। डार्कनेस, नो फोटोसिंथेसिस, नो सनलाइट, इन सब के बावजूद भी यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, अब देखो एक्सप्लोरेशन बायस क्या है। रिजेस पे फोकस है, कैनियंस पे फोकस है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या है, ठीक है, एबिसल प्लेन्स विच डोमिनेट द सी फ्लोर आर लार्जली अनस्टडीड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे हमें और ज़्यादा रीथिंक करना है और एबिसल प्लेन्स को भी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है अभी। ओके, इंडिया ने डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया था। कब किया था? 2021 में। इसका एम क्या था? एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ डीप सी रिसोर्सेज। ठीक है, इसके एम थे। सर्च ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है, ये थे इस मिशन में इंक्लूडेड। ये सारी चीज़ें करनी थी। डेवलपमेंट ऑफ डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स। तो ये सारी चीज़ें डीप ओशन मिशन में इंडिया की इंक्लूड थी। ठीक है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को सर्च करना था, डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी एक्सप्लोरेशन किया जा रहा था, मरीन बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को स्टडी करना था, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स के लिए भी इसे स्टडी करना था। अब देखो डीप सी एक्सप्लोरेशन इतना मैटर क्यों करता है? पहले तो बहुत सारे स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज वहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि ऑयल मिलता है, गैस मिलता है, मीथेन हाइड्राइड्स मिलता है, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। मेडिसिनल पोटेंशियल है वहाँ पर बहुत। वहाँ पे सोर्स ऑफ नोवेल एंटीबायोटिक्स एंड कंपाउंड, वहाँ पर ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक्स और कंपाउंड्स मिलते हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। ठीक है, क्लाइमेट साइंस हेल्प्स इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रिसर्च। ठीक है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अनलॉक्स डेटा अबाउट अननोन मेरीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम रेजिलियंस। ठीक है, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रिसर्च के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीप सी एक्सप्लोरेशन और बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उनके स्टडी, उनके रिसर्च के लिए, उनके बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की इकोसिस्टम, इसको स्टडी करने के लिए भी डीप सी एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो ये लास्ट है, मरीन स्नो, डेट्रिशियस, डेड मटेरियल्स, ओके, डेड प्लैंकटन, फेसिल पैलेट्स फ्रॉम सरफेस टू डीप ओशन। ठीक है, ये होते हैं मरीन स्नो भी इस काइंड ऑफ फॉलिंग डेट्रिशियस। ओके, इसका रोल क्या है? इट फीड्स डीप सी ऑर्गेनिजम्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है,
सनलाइट के एब्सेंस में हमने देखा कि 200 मीटर मेसोपेलागिक जोन 200 मीटर से 1000 मीटर, वहाँ पे ना सनलाइट है, डार्कनेस है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग जिंदा कैसे हैं? ठीक है, तो इससे खाकर जिंदा है। ठीक है, ये लोग खाना है डीप सी ऑर्गेनिजम्स के। एड्स इन कार्बन ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कार्बन को ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ पे। ओके, सपोर्ट्स द ओशनिक बायोलॉजिकल कार्बन पंप। ओके, तो कुल मिला के बात है कि डीप सी एक्सप्लोरेशन अभी बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, हमें डीप सी को एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम डीप सी ओशन को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी, वहाँ पर एंटीबायोटिक्स, वहाँ के कंपाउंड्स, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें पता लगेंगी। ओके, तो ये चीज़ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।